चतुर्वेदी सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देश की राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज से एनडीए सांसदों की 11 बैठकों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन एनडीए सांसदों के 2 ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में सांसदों से उनके क्षेत्र के मुद्दे के साथ साथ विकास कार्य से संबंधित जानकारी ली जाएगी और उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और सभी सियासी दल चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। साथ ही केंद्र में काबिज बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए चुनावी जीत की हैट्रिक बनाने की जद्दोजहद में लगी है, तो विपक्षी दलों की ओर से इंडिया नाम का गठबंधन के जरिए चुनौती देने की कोशिश में है। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि 2024 में हम बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। और तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम 1 अगस्त को सुबह 11 बजे एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार इस समारोह में उपस्थित रहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन यह पुरस्कार ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक के हाथों दिया जाना है और असल में यह पहला ऐसा मौका होगा। साथ ही अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार और पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात की है। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने इस दौरान बारिश और बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। इसके साथ ही सामूहिक प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने जिस तरह से मिलकर पेड़ लगाए और पानी संरक्षण को लेकर काम किया है, उससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। पीएम मोदी ने अमृत सरोवर योजना के साथ उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने के रिकॉर्ड को भी जमकर सराहा और कहा कि इस तरह की मुहिम में सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू किए गए पेड़ लगाने के अभियान की दिल खोलकर सराहना की और कहा कि इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की है, लेकिन उसे पूरा करने में वहां के लोगों ने भी भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, लेकिन उसे पूरा वहां के लोगों ने किया है। और ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाएं और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों के लिए खुशखबरी है। नए दर्शन मार्ग का शुभारंभ आज होने जा रहा है। पुराने दर्शन मार्ग में बदलाव करते हुए अब इस नए मार्ग से भक्त रामलला का दर्शन करने के लिए परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए आज से नया मार्ग शुरू होगा और इसके बाद श्रद्धालु 566 मीटर लंबे श्री राम जन्मभूमि पथ से होकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे। 39 करोड़ से यह मार्ग करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलला का नया दर्शन मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला के सामने से सीधे रामलला के दरबार तक पहुंचने वाला है। सबसे नजदीक और सुविधाजनक मार्ग बताया जा रहा है। इस मार्ग पर निःशुल्क पेयजल, लॉकर, विश्राम और चिकित्सा जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। मौर्य ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढने वालों को साक्ष्य जरूर मिल जाएंगे। वो दावे के संबंध में प्रमाण भी दे रहे हैं। और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ समेत कई प्रतिष्ठित मंदिरों को लेकर बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनाए जाने के संबंध में तमाम दस्तावेज पेश किए हैं। रामेश्वरम के संबंध में भी मौर्य ने ऐतिहासिक साक्ष्य दिए हैं। मौर्य ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलेंगे,
लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढने वालों के पास हजारों साक्ष्य मिल जाएंगे। और 10 दिन तक यूपी से रूठे रहने के बाद मानसून एक बार फिर से लौट रहा है। पूरे यूपी में मानसून की सक्रिय बन गई है और ये सक्रियता मध्यम से तेज बारिश कराएगी। अगस्त के पहले सप्ताह तक बारिश के बने रहने की पूरी संभावना बताई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणी के उत्तर की ओर खिसककर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में पहुंचकर लखनऊ से होकर गुजरने की संभावना बन रही है। पंजाब के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में निचले क्षोभ मंडल में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वा हवाओं ने बारिश का एक माहौल तैयार किया है। पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय विक्षोभ के साथ प्रक्रिया होने के कारण यूपी के पश्चिम हिस्से में मानसून की सक्रियता में वृद्धि हुई है और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार यूपी के मानसून सक्रिय हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में पश्चिम यूपी में बारिश की संभावना ज्यादा है। अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी यूपी में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इंडिया गठबंधन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाया जा सकता है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी, बहौल, मिर्जापुर या प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। दरअसल समाजवादियों का मानना है कि नीतीश कुमार के यूपी से लड़ने पर उनके सजातीय कुर्मी वोट पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ आ सकता है। हालांकि नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सपा बिहार में एक सीट पर अपने प्रत्याशी को लड़ाना चाहेगी। दोईवाला के बुल्लावाला गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हाल बिल्डिंग छात्रों को बाहर पढ़ने पर मजबूर कर रही है और हालात ये हैं कि आए दिन स्कूल की छत का प्लास्टर क्लासरूम में गिर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इस स्कूल के लिए पिछले सत्र के बजट को पारित कर दिया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश समय पर नहीं दिए गए, जिसकी वजह से यह पैसा मार्च में लैप्स हो गया है। टूट चुकी है छत, अगर बच्चों के ऊपर गिर गई तो उससे तो बच्चों को भी नुकसान है और सर और मैडम को भी है। तो हम बच्चों को स्कूल में कैसे डालेंगे अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो गई। एक तरह से टूट चुकी है, वो कई बार बच्चों के ऊपर भी गिर चुकी है, तो बच्चों को छोटी मोटी चोट तो खैर आ ही जाती है। मलबा भी इससे तो बहुत ज्यादा है। विभाग को भी हम कई बार लिख के दे चुके हैं नई बिल्डिंग बनने के लिए, बल्कि मंजूर भी हो गई थी लेकिन अभी तक बनी नहीं है ये। और इसमें बरसात में तो बहुत ज्यादा परेशानी है और पानी भी इसमें भर जाता है, बारिश का ना कई बार भर जाता है, कमरे भी पूरा भर जाता है। और छत तो खैर है ही खराब, वो तो अक्सर उसमें मलबा गिरता रहता है, कई बार बच्चों के ऊपर गिरता है, हमारे ऊपर भी गिरा है, लेकिन यह है कि कोई सुन ही नहीं रहा बिल्कुल भी बिल्डिंग के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 103वां एपिसोड को संबोधित किया, जहां हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने पीएम मोदी की मन की बात को सुना। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की। पीएम मोदी ने लोगों से जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपने घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध भी किया है। हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य पीएम मोदी की मन की बात को सुना। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का एपिसोड का मतलब देश की बात पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि मन की बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों का समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। मन की बात पर प्रदेश की सामाजिक संस्कृति के साथ साथ समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों की जिक्र भी होती है और अपने मन के बाद में उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसके अलावा समाज की बुराइयों को जैसे खत्म किया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से काफी लगाव है।
और समय समय पर मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के दौरे पर उत्तराखंड के अंतिम गांव माड़ा गांव को उन्होंने देश का पहला गांव कहने की बात कही थी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और 103वां एपिसोड था ये, जिसको लेकर कई लोगों ने हर तरफ उत्साह भी देखा गया और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने भी मन की बात को सुना। वहां पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई मौजूद रहा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से काफी लगाव है और जिस हिसाब से मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र हमेशा किया जाता है और इस बार भी उत्तराखंड का जिक्र किया गया। उत्तराखंड के जो सबसे लास्ट गांव है उसको माड़ा, उसको पहला गांव बताया गया है। तो जिस हिसाब से पीएम मोदी मन की बात में उत्तराखंड की जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के वासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक अलग लगाव है। कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग कपीरी स्टैंड के पास पहाड़ी में मलबा आने से बंद हो गया है। शनिवार से लगातार कपीरी स्टैंड के पास एनएच की दीवार धीरे धीरे टूटने से लगातार भूस्खलन हो रहा है और जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन भी लगातार रास्ते को खोलने को लेकर कड़ी मशक्कत कर रहा है। तो आपको बता दें कि बारिश की वजह से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भूस्खलन जैसी समस्या उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है और लगातार हाईवे बंद होने के कारण आवाजाही भी ठप है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबा लंबा जाम लगा हुआ है रोड पर, हर तरफ जाम की कोशिश को खुलाने की भी प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। हरिद्वार के लक्सर और कानपुर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। उत्तराखंड के पशुपालन और गन्ना मंत्री सौरभ बोगड़ा लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर और कानपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सौरभ बोगड़ा के साथ बीजेपी के कई नेता और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बोगड़ा ने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात भी की और उनकी फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सौरभ बोगड़ा ने कहा कि जब से हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आई है तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। हरिद्वार जिले में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया है कि गन्ने की फसल का आकलन करके जल्द ही रिपोर्ट बनाई जाए। रिपोर्ट बनने के बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत कर किसानों को उचित मुआवजा दिलाएंगे। तो आपको बता दें कि बारिश की वजह से लगातार किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसलें खराब हो रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड के मंत्री लगातार धरातल पर हैं। किसानों से मिलने की कोशिश उनकी जारी है और ऐसी कड़ी में सौरभ बोगड़ा भी किसानों से मिलने पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि जो उनकी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा जल्द उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। और निर्देशित दिया जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि जो फसलें खराब हुई हैं उसका आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और वो रिपोर्ट सौरभ बोगड़ा को सौंपी जाए, जिसको लेकर आगे वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द किसानों की परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। जिस हिसाब से बाढ़ का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है, बाढ़ और बारिश की वजह से उत्तराखंड में किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं और फसलें खराब होने के कारण किसानों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन परेशानियों का जायजा लेने के लिए लगातार मंत्री, उत्तराखंड के मंत्री धरातल पर हैं। किसान जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां का दौरा किया जा रहा है और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, किसानों से मुलाकात की जा रही है ताकि किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं उसका मुआवजा जल्द से जल्द उन्हें दिया जा सके। जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द करेंगे। मुआवजा आपको मालूम है पटवारियों की चाहिए रही है 4-5 दिन की और जब तक
विभाग के साथ मिलकर कोई भी सर्वे नहीं होता है तब तक उसको मान्यता नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे केन कमिश्नर यहीं पर हैं, हमारे डीसी यहीं पर हैं, और मैंने सबको यही निर्देशित किया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा सर्वे जो है उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के और जो भी उसमें किसान को राहत देने के लिए कदम उठाना होगा, सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। पानीपत की नई अनाज मंडी में आज बीजेपी ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक महिपाल टांडा के संयोजन में किया गया है, और जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई बड़े नेताओं ने पन्ना प्रमुख को संबोधित किया और आने वाले चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि मेरे भूत का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। हरियाणा के अंदर 2,08,000 से ज्यादा अब तक पन्ना प्रमुख बनाए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 45 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जाएंगे और आज पानीपत ग्रामीण विधानसभा का बहुत ही सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख बनाने का उनके द्वारा लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए विधायक महिपाल टांडा और पानीपत जिले की टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से अपने कैडर को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रही है। हर 15 घरों पर एक प्रमुख पन्ना खड़ा कर रही है। समालखा से कांग्रेस धर्म सिंह चौक्कर के घर हुई ईडी की रेड। तो आपको बता दें कि लगातार पन्ना प्रमुख को लेकर जिस हिसाब से एक सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन में कई लोग मौजूद रहे। चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी दिया गया, जिस हिसाब से आगामी चुनाव है उस चुनाव को लेकर कैसे जनता तक पहुंचा जाए वो उसका लेकर मूल मंत्र दिया गया है। और लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है और यही वजह है कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है और जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कई लोग मौजूद रहे, कई लोगों ने इसमें भाग लिया है और पन्ना प्रमुख सम्मेलन के थ्रू आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया गया। 2,08,000 से ज्यादा पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं और जिसको लेकर लगातार जो एक टारगेट रखा गया है उसमें जो लोगों को जोड़ने की कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। जनता से रूबरू होने के लिए, जनता तक चीजें पहुंचाने के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से नए नए सम्मेलन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी किया गया। इसमें कई लोगों को जोड़ा गया, लगभग 2 लाख लोगों को इसमें जोड़ा गया है और चुनाव का जो जीत का मूल मंत्र है वो भी दिया गया है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया था और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कई लोग शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक महिपाल टांडा ने इनके संयोजन में ये सम्मेलन हुआ था और इसमें प्रकाश धनखड़ ने जो आगामी चुनाव को लेकर जीत का मूल मंत्र भी लोगों को दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी जहां इसे लेकर सपा पर हमलावर है तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक से भरा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की बातों से धार्मिक विवाद पैदा होगा, इन बहकावों में अब कोई आने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं और आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवाद को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। उन्होंने आगे कहा कि मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा बदलाव
क्यों नहीं, बदलाव का जो दबाव बनाना चाहिए वो आखिरकार क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं है तो क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। तो लगातार प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मणिपुर का जिक्र कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है कि देश सोच रहा था कि आज मणिपुर की बात होगी, हैशटैग मन की बात। हाल ही में मणिपुर में एक समुदाय की 2 महिलाओं को निवृत्त करके परेड कराई गई थी, लेकिन इसके अलावा वहां पिछले कई महीने से 2 समुदाय में हिंसा हो रही है और इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और मणिपुर के सीएम के इस्तीफे के भी मांग लगातार की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, राष्ट्रीय संगठन में पासमानदा मुस्लिम उनकी हिस्सेदारी के दूरगामी परिणाम होंगे। बीजेपी में जातिवाद और तुष्टीकरण नहीं, बीजेपी में सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। और फिलहाल सुप्रभात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।